हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आपका प्यार भरा नमस्कार टीचर ड्रीम 360 चैनल पर। तो फ्रेंड, टीचर ड्रीम 360 चैनल पर जो क्लास शुरू हो रही है आज से, हमारी सीटेट जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम है, आज से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हमारी पहली क्लास जो होगी वो पेपर फर्स्ट की क्लास होगी ईवीएस की, जिसको पर्यावरण बोलते हैं। और इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसके सीरीज बाय सीरीज क्लासेस लेकर आते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए। तो देखिए कैसे क्वेश्चन हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है और किस क्वेश्चन के लेवल आते हैं। मैं 2024 के अंदर जो क्वेश्चन नए लेवल के साथ आ रहे हैं। तो फ्रेंड, इस बार का जो सीटेट है जो आखिरी बार है, इसके बाद आयोग भी चेंज हो जाएगा, पैटर्न भी चेंज हो जाएगा और सिलेबस भी चेंज हो जाएगा। तो इस बार आप ध्यान लगा के पढ़िए और अभी से पढ़िए और बहुत पढ़िए। हर बार इतनी प्रैक्टिस करिए कि इस बार निकालना है, क्योंकि अगली बार को कुछ पता नहीं क्या हो जाए। चलिए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये कहते हैं हमारा, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिको टेपियोका और नारियल उगाते हैं, ठीक। और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। क्या वो हमारे देश का एक ऐसा कौन सा भाग है जिसमें ज़्यादातर अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेपियोका खाना और नारियल उगाते हैं। अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और उगाने के बाद जब वो आते हैं उनसे स्वादिष्ट खाना तैयार करते हैं। वो कौन सा है? तो फ्रेंड, केरल है, गोवा है, असम है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो असम के लोग अपने घरों के मैदान में या अपने घरों के आंगन में नारियल उगाते हैं और टेपियोका उगाते हैं। और जब ये पककर तैयार हो जाते हैं, इनसे बनने वाला खाना स्वादिष्ट तैयार करते हैं, यानी इनका जो उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। तो टेपियोका कसावा पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है। अब ये टेपियोका जो है ये किससे तैयार होता है? वो कौन सा पेड़ है? वो पेड़ होता है हमारा, वो पेड़ हमारा होता है कसावा। कौन सा पेड़? कसावा पेड़। कसावा पेड़ से, कसावा पेड़ की जो जड़ होती है उसे टेपियोका प्राप्त होती है। और इसका जो स्वरूप होता है, जो देखने में कैसा लगता है, टेपियोका शकरकंद की तरह होता है। ये टेपियोका कैसा होता है? जो हमारी शकरकंदी होती है, जो सर्दियों में शकरकंदी होती है, उसकी तरह ये दिखाई देता है, जिसके अंदर का रंग सफ़ेद होता है। जबकि नारियल समुद्री तट के सहारे पाया जाने वाला एक बीजपत्री पौधा होता है। और ये टेपियोका कैसा दिखता है? वाइट दिखता है, सफ़ेद दिखता है। केरल राज्य के अंदर ये पाया जाता है। अब मैंने इसकी मोटी मोटी सारी बातें बता दी। जो भी क्वेश्चन आए आप लगा दो ना टिक। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, पक्षी की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे दे देते हैं। नर पक्षी होते हैं मेल पक्षी और मादा पक्षी होते हैं फीमेल पक्षी। नर पक्षी फीमेल पक्षी जो सुंदर घोंसला बनाते हैं, जैसा आदमी घर बनाते हैं, और इसी तरह मादा पक्षी उनमें एक घोंसला चुनती है और उसमें अपने अंडे दे देती है। तो वो कल चिड़िया होती है, दार्जिलिंग चिड़िया होती है, शकरखोर होती है या बया वीवर होती है। तो फ्रेंड, इस पक्षी का नाम जो होता है वो होता है बया वीवर। क्या? बया वीवर एक पक्षी, एक प्रजाति होती है। एक प्रजाति का नाम होता है बया वीवर, जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी इनमें से केवल एक घोंसला चुनती है। बहुत सारे घोंसलों में से सिर्फ एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है अपने बच्चों को सेव रखने के लिए। और इस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि उसका जो आशियाना, उसके जो आशियाने होते हैं, ये सिर्फ एक ही बार उपयोग करते हैं। बया हर सीजन में एक नया घोंसला बनकर ही रहना पसंद करती है। यानी ये बया वीवर जो होती है, एक सीजन में एक आशियाना चुनती है। मतलब एक सीजन में एक घर में रहती है, फिर अगले सीजन में नर पक्षी नया घोंसला बनाता है और नया घोंसला चुनती है मादा पक्षी और उसमें रहना पसंद करती है। वो छोड़ देती है अपना पुराना घोंसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपका घर एक्स पर स्थित है, ठीक है, ये हमारा घर है, एक्स पर हमारा घर है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है, ठीक। ये जबकि आपके आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में आमने सामने, ये बिल्कुल आमने सामने, बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, ठीक। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं। आप दक्षिण नीचे की तरफ जाओ, 200 मीटर, कितने 200 मीटर की तरफ चल दिए नीचे, और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर चलिए, फिर पूर्व की तरफ चलिए,
पूर्व की तरफ चलिए, या वाई मान लीजिए दुकान इधर है आमने सामने, इसको रहने दीजिए कि पूर्व की तरफ चलिए, इधर चलिए, पूर्व की तरफ हम चल दिए, कितना 150 मीटर चल दिए। उसके बाद कहता है इसके लंबा पुल पार करते हैं, इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर, उत्तर ऊपर की तरफ चलिए, 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। तो वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रम है। तो उसकी देखो, ये 200 मीटर यहाँ से चले तो 200 मीटर यहाँ से चले, तो ये कितनी दूरी हुई, ये दूरी हुई हमारी 150। तो 150 मीटर हमारी दूरी हुई। और दिशा कौन सी है, दिशा जो है हमारी, वो दिशा हमारी पश्चिम। कौन सी दिशा हमारी, पश्चिम। तो इसका उत्तर जो होगा, उत्तर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। जैसे कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमें कहता है कि आप इन चीज़ों को परहेज करिए और इन चीज़ों को खाइए, हरी सब्जियां खाइए, आंवला खाइए और गुड़ खाइए, ये सुझाव डॉक्टर तो देता है। तो ये व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए, ये व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है एनीमिया से, मलेरिया से, बुखार से या मियादी बुखार से। तो फ्रेंड, जब सब्जियां और आंवला और गुड़ खाने के लिए डॉक्टर सुझाव देता है, वो कौन सी बीमारी होती है, वो एनीमिया होती है। एनीमिया में जब सब्जियों में हरी सब्जियां एनर्जी देती है तो एनीमिया में काम आती है। आंवला रोशनी बढ़ाता है और गुड़ भी खाने से खून भी साफ होता है। तो ये सब किसके लिए होती है, ये एनीमिया से होती है। इसका राइट ऑप्शन एनीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रांच कांसा, ब्रांच को क्या बोलते हैं, ब्रांच को कांसा बोलते हैं। और ये एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक है सीसा, लैंड और टिन, कॉपर, तांबा और टिन, कॉपर, तांबा और जिंक जिसको जस्ता बोलते हैं, या एल्यूमिनियम, कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं और टिन। तो फ्रेंड, ब्रांच कांसा जो होता है वो कॉपर, तांबा और टिन होता है। ब्रांच कांसा एक मिश्र धातु होता है, ये आपको पता था। ये क्या होता है, एक मिश्र धातु होता है जिसके प्रमुख संगठक कॉपर, तांबा तथा टिन है। इसमें 88% कॉपर और 12% टिन होता है। कितना होता है मिश्र धातु में, ब्रांच कांसा में क्या होता है, कॉपर जो होता है हमारा, इसमें 88% होता है। कितना, 88% कॉपर होता है और 12% टिन होता है। क्या, 12% टिन होता है। कांस्य धातु का उपयोग सिक्के, घाटी व बर्तन बनाने में किया जाता है। किस किस को बनाने में किया जाता है, एक तो सिक्के बनाने में काम आती है, सिक्के, बर्तन बनाने में काम आती है और घंटी बनाने में काम आती है। कंस्य युक्त धातु के बर्तन में भोजन करने से रक्त व त्वचा संबंधी रोगी नहीं होते। और जो ब्रांच और कांसा से बने हुए बर्तन होते हैं, कभी भी जब इन बर्तनों में खाना खाया जाता है तो एक तो खून की बीमारी नहीं होती, जो खून साफ होता है, रक्त साफ होता है, त्वचा साफ होती है इन बर्तनों के खाने से। किससे, कॉपर और तांबा से बने बर्तन ब्रांच कांसा होते हैं, मिश्रित धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बिल्कुल सही है। पश्मीना शॉल इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। सेकंड, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। ये भी बिल्कुल सत्य है। ये पहाड़ों पर बकरियां रहती हैं जो लद्दाख की साइड आपको पाई जाती हैं। उन बकरियों के बालों से पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। वहाँ पर लद्दाख में इतनी सर्दी होती है कि बकरियों में इतनी गर्म बालों की एक परत उग जाती है जिनसे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। और बकरियों में इतनी मोटी गर्म बालों की परत इसलिए उगी जाती है, शायद इसलिए ईश्वर ने इसलिए उगाई है क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी है, ताकि उनको सर्दी न लगे, अत्यधिक सर्दी बचाने के लिए इसलिए उनके ऊपर इतनी मोटी परत बालों की उग जाती है। तो तीनों ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या था? ए, बी और सी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था, यानी वो कौन सा वर्ष है जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? वो था सन 2001। फ्रेंड 26 जनवरी का दिन था। क्या 26 जनवरी का दिन था सन 2001 में, और 52वें गणतंत्र दिवस का वो दिन था 26 जनवरी। कौन सा? 52वां गणतंत्र दिवस था। तो गुजरात में एक भूकंप आया था। इस भूकंप में कम से कम 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। और इस भूकंप का जो केंद्र था वो गुजरात था। क्या था? गुजरात इस भूकंप का केंद्र था। और गुजरात के कच्छ जिले के भयानक तालुका के चाबरी गांव से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यह भूकंप आया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, सन 2001 में एक भूकंप आया था गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिले में यह आया था और इसका केंद्र क्या था? गुजरात था। 26 जनवरी का दिन था, 52वां गणतंत्र दिवस था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की राजधानी की स्थिति, के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो उत्तर प्रदेश और दक्षिण, क्या है इसका? उत्तर प्रदेश और दक्षिण। इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके बाद यानी पश्चात वे गांधीनगर यानी गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होगी, क्या होगी? देखो, शिमला। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, क्योंकि ये दिशाएं पहले दक्षिण और उसके बाद पश्चिम की ओर ज्ञातव्य है। भोपाल शिमला के दक्षिण में तथा गांधीनगर भोपाल के पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? तो इधर हमारा अरब सागर होता है, भारत के इधर हमारा नीचे हिंद महासागर होता है और इधर बंगाल की खाड़ी होती है। ये तीनों समुद्र, ये जो हिस्सा होता है हमारा भारत का, ये समुद्र से घिरा हुआ होता है, जिसको प्रायद्वीप या पठार भी बोला जाता है। इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। यानी हमारे देश के वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक इधर की तरफ है और इधर की तरफ जो कर्नाटक है वो इधर वाले समुद्र से टकरा रहा है। तो इधर वाला समुद्र कौन सा है? वो है अरब सागर। तो अरब सागर से कर्नाटक टकराते। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। विशेष प्रकार का नृत्य यानी स्पेशल टाइप का जो डांस होता है, चिराव कहते हैं। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? असम के द्वारा किया जाता है, मिजोरम के द्वारा किया जाता है, उड़ीसा के द्वारा किया जाता है, झारखंड के द्वारा किया, असम के द्वारा, मिजोरम के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा या झारखंड के द्वारा। तो फ्रेंड चिराव का जो डांस होता है, ये नृत्य होता है, वो मिजोरम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मिजोरम के द्वारा किया जाता है। और इस मिजोरम का जो प्रमुख डांस होता है, कौन सा डांस? ये चिराव को बांस के नाम से भी जाना जाता है। किसके? बांस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये डांस जो होता है, ये नृत्य जो होता है, इसमें बांस का प्रयोग किया जाता है। क्या? इस नृत्यों को बांस का नृत्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें बांस का प्रयोग होता है। और इस नृत्य को 6 से 8 लोगों के द्वारा होता है। ये कितने? 6 से 8 लोगों का ग्रुप होता है जो इस डांस को करते हैं। एक जोड़ी पर दूसरी बांस की जोड़ी को क्षैतिज रूप में जमीन पर रखकर विशेष अवसरों जैसे फसल की अच्छी पैदावार प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए ये मिजोरम में प्रमुख डांस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि भारत के मानचित्र पर किसी सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पंडुचेरी जो बिंदु बी पर है तक खींचे, तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा क्या होगी?
तो इसकी दिशा जो होगी वो भारत के नक्शे में उत्तर पूर्व की तरफ है। यानी जब भारत का नक्शा आप देखोगे तो भारत के नक्शे में ये जो दिखाई देगा ये एक उत्तर की तरफ दिखाई देगा और एक पूर्व की तरफ दिखाई देगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। 130 किलोग्राम का वजन, क्या 130 किलोग्राम, यानी 12 वर्ष की जो लड़की है और कितने ग्राम उठा रही है, 130 ग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की थी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध स्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। सुनीता विलियम है, वाहिदा प्रिजमा है, बछेंद्री पाल है, कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी ने ये 12 साल की उम्र में इसने 129 मेडल और 130 ग्राम वजन उठाने में सफलता प्राप्त की थी तथा ज्ञातव्य ये भी निकल कर आया था कि मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला भारोत्तोलक है। ओलंपिक खेलों में सिडनी 2000 में सिडनी के अंदर एक ओलंपिक हुआ था, तो वहाँ पर उसने कांस्य पदक जीता था और जीतने वाली ये कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला थी जिसने ये प्रथम महिला खिलाड़ी थी जिसने ये इनाम जीता था, कांस्य पदक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसालों का वे समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन से हैं? काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। ये ग्रुप दे रखे हैं, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च, इलायची। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा क्योंकि तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची ये तीनों का समूह केरल में उगाया जाता है। और वे तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची हैं। केरल भारत में इलायची और काली मिर्च जो है सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल जो है केरल प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, जिसमें काली मिर्च और इलायची उगाई जाती है। और इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। किसको? इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? उसके पृथक रूप से यानी उसके अलग होने के रूप से, उसके समग्र के रूप से, उसके साधारण रूप से या उसके थीम के रूप से। तो ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को जब देखता है तो वो समग्र रूप से देखता है। किसको? एक साथ देखता है, समग्र रूप से देखता है, क्योंकि बच्चा अपने वातावरण से भली भांति प्रभावित होते हैं। बच्चा अपने वातावरण से भली भांति बातें सीखता है, वे अपने वातावरण का समग्र रूप से आकलन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 कक्षा 6 से 5 तक की ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखा जाता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। क्या करते हैं? आपस में एकीकृत करते हैं। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, भाषा एवं गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा जो है वो एनसीएफ 2005 कक्षा 6 से 8 तक की ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जिसमें ये विज्ञान भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है और पर्यावरण शिक्षा भी होती है। इन तीनों को मिलाकर एक ईवीएस बुक बनती है 3 से लेकर 5 तक की क्लास में। आपने भी, जब आप 6 से लेकर 5 तक में ईवीएस पढ़ी होगी तो आपने भी देखा होगा कि इसमें तो एसएसटी भी आती है, इसमें विज्ञान भी आती है, साइंस भी आती है और एनवायरनमेंट भी आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी एक ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? वे कौन कौन सी चुनौतियां जिनको सामना करना पड़ सकता है? कक्षा के बहु सांस्कृतिक आयाम, यानी कक्षा के बहु अलग अलग सांस्कृतिक जो आयाम है उनसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक विद्यार्थियों की भावना, इनसे भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक शिक्षक को प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति और जीवन शैली, इनसे भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कक्षा के अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, इससे नहीं करना पड़ सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 A B C राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है? क्यों पढ़ाया जाता है ईवीएस? ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना, या फिर विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, या शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना चाहिए। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य यह होता है विद्यार्थियों को अपने वातावरण का खोजबीन करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। यदि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही पर्यावरण से होने वाले लाभ और हानि के बारे में समझा जाएगा तो निश्चित ही उन्हें पर्यावरण के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में जानकारी मिलेगी और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। इस छोटी सी क्लास में ही वो अपना खोजबीन करने की जो आदत है, बड़े होने पर जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनके खोजबीन के स्तर भी बढ़ते जाएंगे। क्यों ना पहले से लेकर चलें। तो पर्यावरण का लक्ष्य यही होता है। ये थी आज की हमारी क्लास, यहीं पूरी होती है फ्रेंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डेट्स के साथ। सीटेट ज़्यादा हार्ड नहीं है इस बार, हमें पता है। 7 जुलाई 2024 तैयार रहिए अपना सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। जुड़ते रहिए हमारे साथ। ऐसी क्लास सीडीपी की, ईवीएस और मैथ्स किंग की क्लास के साथ मैं उपस्थित होऊंगा हर बार की तरह। जैसे मैंने 2024 जनवरी के सेशन में अपनी क्लासेस लेकर आऊँ, इस बार भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ मैं उपस्थित होता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।